हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास को संक्षिप्त माध्यम से पढ़ने का निर्णय लिया था और मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारत को सफलतापूर्वक पूरा किया, वो भी मेन पॉइंट्स के साथ और वेरी डीप नॉलेज के साथ उसको कवर करवाया, जो कि एग्ज़ाम के उद्देश्य से वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को कमेंट थे और काफ़ी लाइक्स और वीडियो का जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 को बनाने का निर्णय लिया, जो कि हमारा है मध्यकालीन भारत। दोस्तों, इस सीरीज को इस प्रकार से बनाया गया है, काफ़ी हाईलाइट कर और वेरी मेन पॉइंट्स के साथ इसको बनाया गया है, ताकि आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो और ताकि जब आप बुक पढ़ें या आप इस नोट्स को पढ़ो तो आपकी बात सेम रहेगी। इस सीरीज को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको बहुत ही चीज़ों का फेस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिस प्रकार से क्वेश्चन टीसीएस पुट करता है उसी प्रकार से इस वीडियो को बनाया गया है डायग्राम के माध्यम से, और साथ ही दोस्तों वेरी डीप नॉलेज के साथ काफ़ी पॉइंट्सों को हाईलाइट किया गया है, ताकि आपके लिए बिल्कुल सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, अब आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत, जो कि वीडियो का पार्ट 2 है। देन इसके बाद हम करेंगे आधुनिक भारत, और जो हमारा पार्ट 4 होगा उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे वेरी नॉलेज पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन रहेगा वो है हमारा मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों, इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। जब हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत को पढ़ने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनियों का सामना करना पड़ेगा। वेरी डीप नॉलेज के साथ इन सभी को बड़ी ही सुंदरता से इसको दर्शाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत को हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनियां। ठीक है, तो पहले हम कवर करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। जब हम दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करें तो इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूं। दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ भारत पर आक्रमण हुए। उन आक्रमणों का पढ़ना हमारा अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि उन्हीं आक्रमण से आपके क्वेश्चन जो हैं वो पुट किए जाते हैं टीसीएस के द्वारा। तो कुछ कहानी के माध्यम से हम चलने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत, भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण था वो अरबों का हुआ था 712 ईस्वी में। वो किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से पुट होता है कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। नंबर 2 पे आते हैं आपके महमूद गजनवी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 1997 ईस्वी पर यह गद्दी पर बैठा और भारत पर इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया। और दोस्तों, उसका जो पहला आक्रमण था वो वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। और मैं आपको बता देता हूं 1025 ईस्वी में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट करनी शुरू की। तो दोस्तों, साथ ही दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इस प्रकार मैंने आपको क्या बताया, जब महमूद गजनवी की बात आती है तो 1997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और भारत पर टोटल बार इसने 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पुट हुआ है कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया है। तो आपको पता होना चाहिए 17 बार महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है। और प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया, तो यह था आपका वहिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध। और 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर भारी आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट प्रारंभ कर दी थी। इसी प्रकार दोस्तों यह क्वेश्चन बन जाता है कि जो अल बरूनी है या फिरदौसी है या उत्बी है या फारूकी है, ये विद्वान किसके दरबार में रहते थे। तो आपको पता होना चाहिए महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता आपका मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी की बात होती है तो इसका पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था, जो कि 1175 ईस्वी में किया गया था। अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इसको नोट करना है और आपको इसको ध्यान से सुनना है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। और इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी विक्ट्री हुई, विक्ट्री माने विजय उनको प्राप्त हुई, और मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था 1191 में। ठीक उसी प्रकार अगले वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। अब क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गए थे
द्वितीय विश्व युद्ध में, और आपका उसमें हारे थे पृथ्वीराज चौहान आपका द्वितीय तराइन के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला आक्रमण इनका मुल्तान के विरुद्ध था और तराइन के 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला जीता पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरा जो तराइन का युद्ध था वो जीता था मोहम्मद गोरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। और एक हुआ था चंदावर का युद्ध, ये भी आपको याद करना है। ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें जो विक्ट्री मिली थी वो मिली थी मोहम्मद गोरी को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि चालुक्य शासक भीम II ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन यहां से यह भी पुट हुआ था कि जो चालुक्य शासक था भीम II, इस व्यक्ति ने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था 1178 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बिल्कुल संक्षिप्त माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। केवल आपको इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, चाहे आप प्रीवियस सेट पेपर्स उठा के देख सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहीं से उठे हुए मिलेंगे, यह मेरी आपसे गारंटी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक की गारंटी मैं देता हूं आपको। बड़ी ही शानदार तरीके से, बड़ी ही मेहनत के साथ, संक्षिप्त माध्यम से इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपका सफलतापूर्वक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक किया जा सके, वो भी कम समय के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला आक्रमण मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, दूसरा हुआ था महमूद गजनवी और तीसरा हुआ था आपका मोहम्मद गोरी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पुट करवाता हूं कि मोहम्मद बिन गोरी किसका गुलाम था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद बिन गोरी का गुलाम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, मोहम्मद बिन गोरी का गुलाम कौन था, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी गुलाम वंश के नाम पर। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर हम दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करें तो दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ घटनाएं थी, वो घटनाएं मैंने आपके समक्ष रखी। कुछ युद्ध हुए, लास्ट में क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य सौंप दिया और आगे जाकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई गुलाम वंश के नाम से। और एक क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मामलुक वंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है गुलाम वंश को। तो मैंने आपको क्या बताया, ये मोहम्मद बिन गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया और आगे जाकर इसने दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर दिया था गुलाम वंश के नाम से। और गुलाम वंश का एक अन्य नाम है जिसका नाम है मामलुक वंश। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बनने वाले हैं, काफी बढ़िया तरीके से आपके लिए इन पॉइंट्सों को लगाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो इसको शुरू करते हैं। पहले आया आपका गुलाम वंश। इसकी जो तिथि थी या इसका जो शासनकाल था वो 1206 से लेके 1290 के मध्य में इसका शासनकाल रहा। देन उसके बाद आया आपका खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद आया आपका तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1413 के मध्य में इसका शासनकाल रहा। उसके बाद आया आपका सैयद वंश 1414 से 1451 के मध्य में इसका शासनकाल रहा। देन इसके बाद आता है आपका लोधी वंश, अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का 1451 से 1526। और 1526 में लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसको बाबर के द्वारा हटा दिया गया था या उसको पराजित कर दिया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त माध्यम से बताया। क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि आपको ये सीरीज भी पता होना चाहिए कि कौन सा वंश पहले आया था। क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में दे देता है कि कौन सा वंश, इसको क्रम में लगाइए। पहले दे देगा आपको लोधी वंश या तुगलक वंश या सैयद वंश या खिलजी वंश। तो आपको सीरीज भी पता होना चाहिए, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी वंश। ये सारे के सारे वंश इस प्रकार से क्रम में आए थे। 5 वंश दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी। शुरुआत हुई थी 1206 से और 1526 के मध्य में दिल्ली सल्तनत का कार्य रहा था। देन इसके बाद आपका मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो दोस्तों जब यहाँ पर गुलाम वंश की बात हुई है तो इसका जो शासनकाल था 1206 से लेके 1290 के मध्य में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, गुलाम वंश का एक अन्य नाम है जिसका नाम है मामलुक वंश। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको लिखा है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पुट किया गया था कि मामलुक वंश किस अन्य वंश का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए गुलाम वंश का अन्य नाम है मामलुक वंश। इसी प्रकार दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और मोहम्मद गोरी ने सारा का सारा जो साम्राज्य था वो इसको सौंप दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को और इसी ने आगे जाकर गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी।
और गद्दी पर कब बैठा ये? जब गद्दी की बात आती है तो 1206 में गद्दी पर बैठा और इसकी राजधानी थी लाहौर। इसका एक अन्य नाम था, वो था लाल बख्श। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया, इसका अन्य नाम क्या था? लाल बख्श। क्वेश्चन आपसे ये पुट किया जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम बताइए, या कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी प्रकार दोस्तों इसने नींव डाली थी कुतुब मीनार की। जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना हुआ है उसकी नींव डाली थी कुतुब मीनार की, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। और इमारत की जब बात की जाती है तो कुव्वत उल मस्जिद ये बनवाई थी दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुव्वत उल मस्जिद मिलेगी आपको दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा मिलेगा आपको अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। उसी प्रकार दोस्तों इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े पर एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था चौगान। तो ये व्यक्ति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये खेल खेल रहा था और खेल खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने इसके मेन पॉइंट्स क्या पढ़े हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गद्दी पर 1206 में बैठा और इसकी जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, और इसका एक अन्य नाम था लाल बख्श। और नींव डाली थी कुतुब मीनार की, और इमारत जो ने बनवाई थी कुव्वत उल मस्जिद ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और मृत्यु की जब बात होती है तो घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इल्तुतमिश ने शासन संभाला। अब इल्तुतमिश के बारे में आपको कुछ तथ्य शेयर करता हूं, जैसे कि 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी प्रणाली शुरू की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एकता प्रणाली, इसको हाईलाइट इसीलिए किया गया है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस संभव बनते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते भी हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि तुर्क ए चहलगानी प्रणाली, एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का पूरा कार्य इसी ने करवाया। क्वेश्चन हमारा पीछे ये था कि नींव किसने डाली थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इसकी मृत्यु हो गई थी, जो कुतुब मीनार था वो आधा अधूरा बनकर रह गया था। जब ये अगले शासक बनकर आए इल्तुतमिश, तो इन्होंने ही आगे जाकर कुतुब मीनार का पूरा कार्य करवाया। इसी प्रकार फ्रेंड्स चांदी के टंका, तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। वेरी वेरी पॉइंट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं, तो आप इनको पढ़ना डेफिनेटली। आप ही के लिए ये वीडियो बनाया जाता है, और आप इस वीडियो का लेंथ बिल्कुल भी ना देखें कि वीडियो का लेंथ कितना लंबा है। आप केवल इस वीडियो की नॉलेज को गेट कीजिए कि इस वीडियो के अंतर्गत कितनी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, वो भी संक्षिप्त माध्यम से। अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ्स का समय लग सकता है, फिर भी आप भूल सकते हो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में केवल मेन पॉइंट्स के साथ इसको कवर किया जाए। देन उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे तो आपको आसानी से इजीली तरीके से आप कर पाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनवाई थी। तो इल्तुतमिश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? 1210 में गद्दी पर बैठा, तुर्क ए चहलगानी प्रणाली की शुरू की, एकता प्रणाली भी इसने शुरू की, और कुतुब मीनार का पूरा कार्य इसी ने करवाया। चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही किया था। इसी प्रकार दोस्तों मुइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह भी इसी ने ही बनवाई थी। तो इल्तुतमिश के बारे में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे आते हैं रजिया सुल्तान। ये पहली महिला मुस्लिम शासक थी, ठीक है। पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ये पुत्र थी इल्तुतमिश की, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी, इसको अपदस्थ पद से किसको हटाया था इसने? रुकनुद्दीन को। इसका ही भाई था रुकनुद्दीन। ये गद्दी पर बैठा लेकिन ये अयोग्य था। क्या था ये? अयोग्य। इसीलिए रजिया सुल्तान ने उसको पद से हटा दिया, ठीक है। तो इसके बाद पहली मुस्लिम शासिका थी, मैंने आपको बताया, और केरा प्रणाली नामक इसने शुरू किया था। इसका मतलब था पर्दा ना करना। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो मोमडन्स हैं वो मुंह पर पर्दा करते हैं, लेकिन इसने इसका विरोध किया था, पर्दा ना करना, तो उसको बोलते हैं कैरा प्रणाली। तो कैरा प्रणाली को इसने अपनाया था रजिया सुल्तान ने। इसकी मृत्यु हो गई थी 1240 में कैथल में। और रजिया के बाद दोस्तों बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नसीरुद्दीन ने शासन किया, परंतु वे अयोग्य थे। फिर अंत में बलबल ने सत्या हथिया ली, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स हमने क्या पढ़े रजिया सुल्तान के बारे में? 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी और इसको अपदस्थ किया रुकनुद्दीन को, जो इसका भाई था, और पहली मुस्लिम शासिका थी, मैंने भी आपको बताया। और कैरा प्रणाली को शुरू किया गया, जिसका मतलब था पर्दा ना करना।
तो उन्होंने इसका विरोध किया था और इसकी मृत्यु 1240 में कैथल में हो गई थी। और रजिया के बाद बहराम शाह आए, अलाउद्दीन आए, मसूद शाह आए, नसरुद्दीन शाह आए, ठीक है। लेकिन ये सारे अयोग्य थे। बाद में अंत में जो बने थे वो थे बलबन। ये बलबन का जो शासनकाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बलबन की बात की जाती है तो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। ये मैंने क्या बोला, लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो यहीं से क्वेश्चन पुट किया जाएगा, किस दिल्ली सल्तनत का शासक था या कौन गुलाम वंश का शासक था जिसने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो वो था आपका बलबन। और पारसी नववर्ष था, उसका नाम था नौराज। इसकी भी शुरुआत की थी बलबन ने ही। और दरबार में सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथाओं को भी शुरू किया था बलबन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एकता प्रणाली और तुर्क ए चैलगाली प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्या बताया था, इसको शुरू किया था आपका इल्तुतमिश ने, लेकिन बलबन ने एकता प्रणाली और तुर्क ए चहलगानी नामक प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नियाबत ए खुदाई तथा जिले इलाही उपाधियां इसने धारण की और इनके दरबार में अमीर खुसरो को जाना जाता था तूतिया ए हिंद के नाम से। और इनके दरबार में रहते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है। और इनका अन्य नाम क्या था अमीर खुसरो का? तूतिया ए हिंद, ठीक है। इनको जाना जाता था तूतिया ए हिंद के नाम से। इसी प्रकार जब हम बलबन की बात करते हैं तो हमने क्या क्या मेन पॉइंट पढ़े इसके अंतर्गत कि 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई, पारसी नववर्ष नौराज की शुरुआत की, दरबार में इसने सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथाओं की शुरुआत की, एकता प्रणाली और तुर्की ए चहलगानी नामक प्रथाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया और नियाबत एक खुदाई और जिले इलाही नामक उपाधियों को धारण किया। इसी प्रकार दोस्तों इनके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, उनको जो जाना जाता था वो तूतिया ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने किया है गुलाम वंश को कवर। देन आपका आता है खिलजी वंश। जब खिलजी वंश की बात होती है तो खिलजी वंश के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शासक थे जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होगा। पहला जो नाम है उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद है आपका अलाउद्दीन खिलजी, देन है आपका मुबारक शाह खिलजी। इनके बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन्होंने मेन काम किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार जब जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो जो खिलजी वंश की स्थापना थी वो आपको पहले पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। और खिलजी वंश का शासनकाल भी आपको पता होना चाहिए कि 1290 से लेके 1320 के मध्य में खिलजी वंश का शासनकाल रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। 1290 में गद्दी पर बैठा। इसकी कैपिटल मतलब राजधानी थी इसकी किलो खरी, ठीक है। नाम भी आपको याद रखना है, किलो खरी इसकी राजधानी थी। सुल्तान कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी प्रकार आपके नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने कुछ कवर किए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 1296 में गद्दी पर बैठा। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। और दोस्तों दीवान ए मुस्तखराज, क्या बोला मैंने? दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि मालिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और मृत्यु उसकी हो गई थी 1316 में। और अलाई दरवाजा, सिरी का किला, जैमत खान मस्जिद, हजरत खंबा महल आदि का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुप्तचर प्रणाली की जो शुरुआत थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। यहां से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस अलाउद्दीन खिलजी से उठता है, इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं। जैसे कि गद्दी पर बैठा 1296 में, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू हुई, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये मेन है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा टैक्स वसूला इसी ने ही, सिकंदर ए सानी की उपाधि को धारण किया, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की, मालिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत की विजय के लिए। और मृत्यु, मालिक काफूर कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मृत्यु हो गई थी 1316 में। अलाई दरवाजा, सिरी का किला, जैमत खान मस्जिद, हजरत खंबा महल आदि का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। और गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है फ्रेंड्स। आपको एक बार में याद नहीं होगा ये मैं डेफिनेटली मानता हूं, लेकिन आप वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर सकते हैं
ताकि आपको आसानी से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो सकते हैं, ठीक है, और हो भी जाएंगे। नेक्स्ट हमारे तो शुरू करते हैं आगे। मुबारक शाह खिलजी। जब मुबारक शाह खिलजी की बात होती है तो ये पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा खिलजी वंश का शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था मुबारक शाह खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खिलाफत उल लह अल इनाम की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। आपको चलो कोई बात नहीं, उपाधि को आप याद मत करना, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ये खिलजी वंश का पहला सुल्तान कौन था जिसने कहा मैं खलीफा हूं, ठीक है। तो ये कहा था मुबारक शाह खिलजी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मेन पॉइंट्स क्या से पता लगे हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यह आता आपका तुगलक वंश। जब तुगलक वंश की बात होती है, मैंने आपको क्या बताया, पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश जिसको मामुलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, देन हमने पढ़ा आपका खिलजी वंश। अब आता नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर तुगलक वंश। जब तुगलक वंश की बात की जाती है तो तुगलक वंश का आपका संस्थापक था जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। देन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा, उसके बाद आपका रहा फिरोज तुगलक, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों ने शासन किया था पूरे तुगलक वंश पर, ठीक है, ये मेन थे। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। इसी प्रकार दोस्तों 320 में गद्दी पर बैठा, इसका सेनापति था जिसका नाम था जूना खां, ठीक है, और इसे पराजित कर ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और प्रथम सुल्तान की जब बात होती है तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई नहर निर्माण करने वाला कार्य करवाया, और दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी करवाई थी गियासुद्दीन तुगलक ने। और मृत्यु कैसे हुई थी, जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई थी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। मैं आपको एक रीजन बताता हूं, जो ये जूना खां था ये सेनापति था गियासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। जब क्या हुआ, ये एक क्या नाम था, जोना खां। ये जोना खां जो व्यक्ति थे इन्होंने एक लकड़ी का महल बनाया था। ये बंगाल की यात्रा पर कहीं जा रहे थे घूमने के लिए गियासुद्दीन तुगलक, तो इनका क्या हुआ, जब जाते जाते इनका लकड़ी की महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो उसका सेनापति था जूना खां, जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। क्या बताया मैंने आपको, जो जूना खां है इसी को ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। यही व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां, इसका सेनापति। जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी तो जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया और इसी ने ही आगे शासन को बढ़ाया था। तो मैंने क्या बताया गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, 1320 में गद्दी पर बैठा, सेनापति था जूना खां और इसे पराजित कर गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और प्रथम सुल्तान ये था गियासुद्दीन तुगलक जिसने सिंचाई नहर निर्माण करने वाला कार्य करवाया और दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। और मृत्यु कैसे हुई थी, जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई थी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। और जोना खां आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। इसी प्रकार जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे बढ़ते हैं, 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, ठीक है। इसने क्या किया, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम था दौलताबाद रखा गया, ठीक है। और दीवान ए कोही, इसका मतलब था कृषि विभाग, इसकी स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। कांसे और पीतल के सिक्के चलाए थे किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। और अफ्रीकी यात्री आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही, ठीक है। और चमड़े के सिक्के भी चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने और इसकी मृत्यु हो गई थी 1391 में, ठीक है। 51 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, ये जूना खां है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी को बनाया था दिल्ली से दौलताबाद। दीवाने को ही जिसको बोलते कृषि विभाग की स्थापना की, कांसे और पीतल के सिक्के चलाए और चमड़े के सिक्के भी इसने चलाए। और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, क्वेश्चन ये पुट होता है कि जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता है वो किसका समकालीन था, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं फिरोज तुगलक के शासनकाल में। फिरोज तुगलक का शासनकाल कहां से प्रारंभ हुआ, 1351 में ये दिल्ली का सुल्तान बना फिरोज तुगलक, ठीक है। इसका पूरा नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया, केवल 4 कर लेने का आदेश दिया। 24 करों को नष्ट कर दिया और 4 कर लेने का आदेश दिया। और 4 कर का नाम क्या था, वो था आपका खराज, खम्स, जजिया और जफात, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको मेन पॉइंट पता लगे हैं, लेकिन इसके बारे में और पॉइंट्स है जो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय
1398 दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये नसीरुद्दीन महमूद कौन है? ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, क्या बताया मैंने? और जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद, इसके शासनकाल में ही तैमूरलंग का प्रथम आक्रमण हुआ था 1398 में। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, ठीक है, इन दोनों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने आपको क्या बताया था, कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, तब उसके बाद आए थे आपके इल्तुतमिश और उन्होंने कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया। जब क्या हुआ, बिजली से कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी, उसको पूरा करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इसी प्रकार बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। और आत्मकथा की जब बात होती है तो फारसी भाषा में लिखी गई है इनकी आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं से लिखी गई कोई भी कथा। ठीक है, तो इन्होंने स्वयं अपने बारे में कथा को लिखा है। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखा था, जिसका नाम था फुतहुत ए फिरोज शाही। फुतहत ए फिरोज शाही इनका नाम है, इनकी आत्मकथा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बरनी था वो इनके दरबार में रहता था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, और अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। अब मैं बरनी की बात कर रहा हूं तो बरनी ने भी फिरोज शाह तुगलक के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारिक ए फिरोज शाही। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा को लिखा था जिसका नाम था फुतहुत ए फिरोज शाही, और बरनी के द्वारा लिखी गई थी तारिक ए फिरोज शाही। दोनों को आपको नाम याद करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपके लिए आसानी हो सके किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स से काफी ज्यादा पॉइंट है, तो हमें मेन पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं मैंने। जैसे कि 1391 में दिल्ली का सुल्तान बना, 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया, केवल 4 कर लेने का आदेश दिया था जिसका नाम था खराज, खम्स, जजिया, जफात। और फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों की स्थापना की। और साथ ही मैंने आपको बताया दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान नामक प्रणाली को शुरू किया। और बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल थी उसको बनवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी भाषा में जिनका नाम था फुतुहत ए फिरोज शाही। और बरनी इसका दरबारी कवि था। और बरनी ने भी फिरोज शाह तुगलक के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था तारिक ए फिरोज शाही। और तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता लग गया तुगलक वंश का अंतिम शासक तो क्या था उनका, नसीरुद्दीन महमूद। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश। इनका जो शासनकाल था वो था 1414 से लेके 1451। पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद हमने पढ़ा तुगलक वंश। ये हमारा चौथा वंश है जिसका नाम है सैयद वंश। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है तो उसको हमें पढ़ना है। संस्थापक थे इसके खिरज खां और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो आपको सैयद वंश से 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके संस्थापक थे खिरज खां और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। उसी प्रकार हमारा अंतिम वंश आता है जिसका नाम है लोधी वंश, जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसी वंश के बाद ही मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, जब लोधी वंश की बात होती है तो लोधी वंश हमारा प्रारंभ हुआ था 1451 से लेके 1526 के मध्य में। ठीक है, अब लोधी वंश के जो 3 ऐसे शासक थे जिनका नाम जानना अति अनिवार्य है। पहला नाम है बहलोल लोधी, उसके बाद आते हैं आपके सिकंदर लोधी, उसके बाद है आपका इब्राहिम लोधी। ये अंतिम शासक हैं। ठीक है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है तो इब्राहिम लोधी है और संस्थापक है बहलोल लोधी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोधी वंश से संबंधित सभी तथ्यों को। बहलोल जब लोधी की बात की जाती है तो संस्थापक है आपके बहलोल लोधी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जौनपुर को दिल्ली में शामिल किया किसने, बहलोल लोधी ने ही। और बहलोल सिक्के चलाए थे किसने, बहलोल लोधी ने ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं सिकंदर लोधी। आगरा की स्थापना की, जैसा कि वर्तमान समय में आपको आगरा मिला है। आगरा में जो ताजमहल का निर्माण करवाया है वो किसने करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। ठीक है, कब की थी, 1506 में। ये क्वेश्चन पुट होता है कि किस लोधी शासक ने आगरा की स्थापना की, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिकंदर लोधी के द्वारा 1506 में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखी।
क्या बताया मैंने आपको, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखी थी और भूमि के माप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गज ए सिकंदरी प्रचलन भी शुरू किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1506 में, और गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखी थी किसने, सिकंदर लोदी ने, और गज ए सिकंदरी भूमि के माप के लिए यह प्रणाली को शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारे अंतिम शासक लोदी वंश के और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। क्या बोला मैंने, ये इब्राहिम लोदी इस वंश के अंतिम शासक और दिल्ली वंश का अंतिम वंश है ये कौन, लोदी वंश। और हम अंतिम शासक के बारे में पढ़ रहे हैं लोदी वंश के, जिनका नाम है इब्राहिम लोदी। और 1526 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो थे आपके बाबर, और इस युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इस युद्धों को हारने के बाद लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया, इब्राहिम लोदी कौन थे, ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे, और 1526 में इनके मध्य में एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, और इब्राहिम लोदी हार गए जिस कारण लोदी वंश का अंत हो गया और वहां से मुगल वंश प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए टोटल हमारे 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। प्रथम युद्ध तो मैंने आपको बता दिया कि 1526 में है, और जो द्वितीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में, जो कि आपका अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर विजय रहे थे और हेमू हार गया था। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, 1761 में जो हुआ था वो हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में, और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय रहे और आपके मराठों हार गए थे। ठीक है, तो आपको मैंने मेन फैक्ट्स और बताए हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए पानीपत के युद्ध से तो आप उसको कवर कर सकें। और एक वर्ष पूर्व इससे हुआ था 1760 में वेदरा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मुगल काल वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश है, तो आपको ये जो वंश है डेफिनेटली याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मुगल कालीन वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैं आपको यह बताने जा रहा था कि अगर हम मुगल कालीन वंश को प्रारंभ करें तो मुगल काल वंश को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ तथ्य और भी हुए थे जो मैंने इस सीरीज में नहीं लिखे। अगर मैं सारे के सारे फैक्ट्स इस सीरीज के अंतर्गत डालता तो शायद ये वीडियोस और भी लंबा हो सकता था, ताकि आपको परेशानी भी हो सकती थी। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तरवर्ती राजवंश भी आया था। ठीक है, उत्तरवर्ती जब राजवंश की बात की जाती है, विजयनगर साम्राज्य आप सभी को पता होगा, क्यों, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब विजयनगर साम्राज्य की बात होती है तो इसकी स्थापना किसने की थी, 1336 में 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। इन 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और माधव विद्यारण हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे। साथ ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जब कैपिटल की बात होती है, इसकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है फ्रेंड्स, और विजयनगर साम्राज्य पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था जिसका नाम था संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदो वंश। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदो वंशों ने इस पर शासन किया था और इस साम्राज्य का महान शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है, ये एक कुशल योद्धा भी था और विद्वान भी था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था कृष्णदेव राय के। ये आपको मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्रा आया था जिसका नाम था डोमिगोस पायस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने केवल फैक्ट्स बताए हैं विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। ठीक है, क्या पॉइंट बताए कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी और माधव विद्यारण जो थे वो हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की अगर राजधानी की पूछे तो हम्पी आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया जिसका नाम था संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदो वंश। ठीक है, तो और इस साम्राज्य में महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय, और इसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था
डोमिगोस पायस। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूं इनका जो नाश हुआ था, मतलब जो उनका पतन हो गया था विजयनगर साम्राज्य का, वो युद्ध था तालिकोटा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तालिकोटा के युद्ध के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल बर्बाद हो गया था, विनाश हो गया था। ठीक है, आपको यही पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स मैं और बता देता हूं मुगल काल वंश प्रारंभ होने से पूर्व, जैसे कि मेवाड़ दोस्तों, तो मेवाड़ की बात की जाती है तो 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने किस को बनवाया था चित्तौड़ में, तो विजय स्तंभ को बनवाया था। और 1517 और 18 ईस्वी में घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो घटोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 या 18 के मध्य में, और यह हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार यह हुआ था एक खानवा का युद्ध। ठीक है, तो उसके बारे में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे युद्ध हुए जो मैं आपके समक्ष बाद में रखूंगा। ठीक है, अब हम प्रारंभ करेंगे मुगल काल वंश को। जब मुगल काल वंश को जब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो मुगल काल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और उसके बाद आए आपके हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार ये आते गए, और अंतिम जो मुगल काल वंश के शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और संस्थापक थे बाबर। ठीक है, और बाबर के बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं मुगल कालीन वंश को। मैंने आपको मुगल कालीन वंश से पहले कुछ तथ्य शेयर किए हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य से मेवाड़ के बारे में आपको कुछ तथ्य शेयर किए हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं मुगल वंश को। अब यहां पर आपकी बात होती है बाबर। जब बाबर की बात हुई है तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। इसका जन्म हुआ था 1483 में फरगना में। ठीक है, और आक्रमण करने का आदेश किसने दिया बाबर को? ऐसी थोड़ी इसकी स्थापना हो गई थी मुगल वंश की, इसको आक्रमण करने का आदेश दिया था। कौन था वो? पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था दौलत खां लोधी, इसको हाईलाइट किया। और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। तो मेवाड़ के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि राणा सांगा जो थे इन्होंने ही इनको बुलाया था बाबर को। ठीक है, और खानवा का युद्ध हो गया था आगे जाकर बाबर और राणा सांगा के मध्य में। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आक्रमण करने का जो आदेश था वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने दिया, और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था आक्रमण के लिए। ठीक है, और मैंने आपको कुछ युद्ध के बारे में बताता हूं जो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 महत्वपूर्ण युद्धों को लड़ा था, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट युद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो युद्ध है वो है आपका 1526 का, वो मैंने आपके समक्ष बता दिया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। देन उसके बाद लड़ा 1527 में खानवा का युद्ध, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और ये सोच लो कि राणा सांगा ने ही इन्हें युद्ध के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, और आगे जाकर इन्हीं के मध्य में युद्ध हो गया जिसका नाम रखा था खानवा का युद्ध। ठीक है, और 1528 में एक और युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में। और 1529 में एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था घाघरा का युद्ध, ये हुआ बाबर और अफगानों के मध्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, और सभी युद्धों में विजय किसको प्राप्त हुई? तो वो ही बाबर, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चारों युद्धों को जीत लिया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध भी जीत लिया, खानवा का युद्ध भी जीत लिया, चंदेरी का युद्ध भी जीता, और घाघरा का युद्ध भी जीत लिया। वो भी क्रम वाइज था, 1526, 27, 28, 29, चारों युद्धों को जीत लिया था बाबर ने। ठीक है, तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर के जीवन के साथ। ठीक है, तो आपको किसके मध्य में हुआ तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट्स आपके समक्ष रखता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पुट किया गया था कि बाबर ने पहली बार तुगलुमान युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में यह आया था कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो वो था खानवा के युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि को धारण किया था बाबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई?
तो वो था कलंदर की उपाधि। ठीक है, इसकी उदारता के लिए ही इसे एक उपाधि और प्रदान की गई जिसका नाम था कलंदर की उपाधि। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पुट हुआ बाबर से कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी और उसका नाम बताएं। एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, तो फारसी भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबर नामा। और मुगलों की जब राज की भाषा की बात होती है तो मुगलों की राज की भाषा थी फारसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बाबर से तथ्य रिलेटेड बताए। 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 27 में खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, 29 में लड़ा था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य में। और मैंने आपको क्या बताया? तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया पानीपत के प्रथम युद्ध में, और गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। और उदारता के लिए कौन सी उपाधि इन्होंने ली? तो कलंदर की उपाधि ली। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, और इसको फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, और मुगलों की राज की भाषा कौन सी थी? तो वो थी आपकी फारसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद आए हुमायूं। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। अब हुमायूं को पदभार संभालने का मौका मिला मुगल वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब हुमायूं के बारे में हम कुछ तथ्य को शेयर करेंगे, जैसे कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो रहा 1530 से लेकर 40, देन 1555 से लेकर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, तो दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं कौन था? ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में दीनपना की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दीनपना की जो स्थापना थी वो किस मुगल वंश ने की थी या किस मुगल शासक ने की थी? तो वो था आपका हुमायूं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध जो मैं आपके समक्ष डायग्राम के माध्यम से समझाए हैं, इन युद्धों को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। अत्यंत जरूरी का मतलब है यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, ये युद्ध हुए थे चौसा का युद्ध 1539 को, और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम युद्ध को कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1540 को हुआ था। ठीक है, पहला हम युद्ध पढ़ेंगे जो कि शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। दोनों के दोनों जो युद्ध थे वो शेर खां हुमायूं के मध्य में हुआ। इसी प्रकार दोस्तों हम बात कर रहे थे चौसा के युद्ध की। जब चौसा के युद्ध की बात की जाती है तो ये 25 जून 1539 को हुआ था, और बिलग्राम का और कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। दोनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि किस किस समय और किस वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हमारा कौन सा था? चौसा का युद्ध, जो शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। तो इसमें विजय मिली शेर खां को। ये शेर खां है कौन? शेरशाह सूरी दोस्तों ये सूरवंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले हम पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में। तो दोनों युद्धों में इसने हुमायूं को हरा दिया। जो ये गैप देख लो ना 1530 से 1540 के बाद ये गायब हो रखा है, वो गायब इसीलिए ही हुआ था क्योंकि दोनों युद्धों में ये जीत गया था शेरशाह। तो जब दोनों युद्धों में शेरशाह जीत गया तो इसको भगा दिया। ये भाग गया डर के मारे। जब ये डर के मारे भाग गया था उसके बाद इसने कहीं से शिक्षा ली, कहीं से इन्होंने अपने नेता बुलाए, जो 10 चीजें बुलाई, जब जाकर हुमायूं लड़ने के लिए दोबारा आया था शेरशाह से। ठीक है, तो आपको युद्ध पता होने चाहिए। चौसा का युद्ध हुआ 25 जून 1539 को, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को। शेरशाह और हुमायूं के बीच में दोनों युद्ध हुए जिसमें जीत मिली केवल शेर खां को। ठीक है, और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया किसने? शेर खां ने। ठीक है फ्रेंड्स, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुणे दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, जब दोनों युद्धों को जीत लिया था शेर खान ने, चौसा का युद्ध और बिलग्राम जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था शेर खान ने। और 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पूरे दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है, और 1 जनवरी 1556 को जब दीनपना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, इसी की भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये 2 युद्ध तो डेफिनेटली आपको याद करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ये कौन था? ये सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी,
और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। जैसे कि वर्तमान समय में ग्रांड ट्रंक रोड आपके दिल्ली में है। ये कहां से कहां तक जाती है? ये कलकत्ता से पेशावर। पेशावर कहां पर है आपका? पाकिस्तान। मतलब इतनी लंबी रोड का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और बचपन का नाम था इनका फरीद। क्वेश्चन ये पुट होता है कि फरीद किसके बचपन का नाम था? तो शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद। और डाक प्रथा का प्रचलन भी शुरू किया था शेरशाह ने। और रोहतासगढ़ किला और किला एक कुन, जिसको जाना जाता है पुराना किला के नाम से, जैसा कि आज वर्तमान समय में टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है आपका पुराना किला, इसको पहले जाना जाता था किला एक कुन। इसको भी बनवाया था शेरशाह सूरी ने। कितने इंपॉर्टेंट काम किए हैं शेरशाह सूरी ने। और मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी का समकालीन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसका समकालीन था? मलिक मोहम्मद जैसी, तो शेरशाह का समकालीन था। और इसने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत को लिखा था और ये समकालीन था शेरशाह का। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मृत्यु 1545 में हो गई थी कौलिंजर के किले को जीतने के प्रक्रम में, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सासाराम में। क्वेश्चन ये पुट होता है कि शेरशाह की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? तो सासाराम में, ठीक है। ये इसको हाईलाइट किया मैंने गोला मारकर, सर्कल मारकर इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु इसकी 1545 में हो गई थी। जब भी जो आपका हुमायूं था वो आया और उसने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा किया। कब? सिकंदर सूरी को पराजित कर कर, ठीक है। जब शेरशाह मर गया था तो उस पर किसका शासन था? सिकंदर सूरी का। तब हुमायूं ने उसको चालाक से मार दिया और मारने के बाद दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। और हुमायूं का मकबरा भी बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने शेरशाह सूरी के बारे में क्या क्या पढ़ा? सूर साम्राज्य के संस्थापक था शेरशाह सूरी। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करा कलकत्ता से पेशावर तक। बचपन का नाम था फरीद। और डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था शेरशाह ने। और रोहतासगढ़ किला और किला एक कुन, जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है, इसको बनवाया था हमारा शेरशाह सूरी ने ही। और मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह का समकालीन भी था। और मलिक मोहम्मद जैसी ने ही पद्मावत की रचना भी की थी। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको यह भी बता रहा था कि इसकी मृत्यु 1545 में कौलिंजर के किले को जीतने के प्रक्रम में हो गई थी सासाराम में, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो मुगल वंश के संस्थापक वो आते हैं शासक, उनका नाम है अकबर, ठीक है। पहले आए बाबर, उसके बाद हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। इनका जो शासनकाल था वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट शासनकाल रहा है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्योंकि इनके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा संभावना हो जाती है। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 के मध्य में अकबर का शासनकाल रहा। इनके जन्म की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या बोला मैंने? इनका जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, ठीक है। राज्याभिषेक की जब बात की जाती है तो 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर? पंजाब के कालनौर स्थान पर। और पानीपत का द्वितीय युद्ध मैंने आपको बताया कि 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में विजय मिली थी आपके अकबर को, और हेमू हार गए थे। मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था। इसी प्रकार दोस्तों 1562 में इन्हें दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्री की समाप्ति की। और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था अकबर ने। ये तीनों तिथि आपको पता होना चाहिए किस किस तिथि को कौन सा उन्होंने समाप्त किया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें जीता कौन? अकबर ही इसमें जीते थे हल्दी घाटी के युद्ध में। आपको पता होना चाहिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 को हुआ था 18 जून। और महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप कौन है? ये मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, ठीक है। इसके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का ही युद्ध। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने 1582 को। 1575 में इबादत खाना बनवाया अकबर ने ही। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने, ठीक है। हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने ही। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था उनका नाम था तानसेन। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो वित्त मंत्री था उनका नाम था टोडर मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब प्रमुख चित्रकार की बात करता हूं तो उनका नाम था अब्दुल समद और दसवंत और बसावन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं मैंने, ठीक है।
तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जब बात की हो जाती है मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा को भी इन्होंने प्रारंभ किया था, किन्होंने, अकबर ने ही। कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं और सारे महत्वपूर्ण काम से ही इनके क्वेश्चंस पुट होते हैं, और जहां से क्वेश्चंस पुट होते हैं वो सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने ही गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। जब इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त करी तब ही इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। क्वेश्चन ये पुट होता है कि अकबर ने इनमें से किस इमारत का जो निर्माण था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर करवाया, तो आपको पता होना चाहिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा से अनुवाद हुआ। इसका अनुवाद किस किसने किया? बदायूनी नकीब खां अब्दुल कादिर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया, महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा से अनुवाद हुआ, इसको किया था बदायूनी नकीब खां और अब्दुल कादिर ने, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भी अकबर के काल में हुआ था, ठीक है। और आगे पॉइंट्स में आपके समक्ष और रखता, इतने पॉइंट्स बहुत हैं। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा अकबर के बारे में। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीर शाह महल में इसका जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालनौर स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 63 में तीर्थया कातरी को समाप्त कर दिया। 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा इन्होंने 76 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और विजय मिली आपको अकबर को, हार हुई महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप कौन था? ये मेवाड़ का शासक था। दीन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने ही। 1575 में इबादत खाना बनवाया और जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। ये किसने दी थी? अकबर ने ही दी थी। और प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, वित्त मंत्री था टोडरमल अकबर का, चित्रकार था अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था अकबर ने ही। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य पर करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर ही करवाया था, ठीक है। और महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा से अनुवाद किस किसने किया? तो बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने। तो वेरी वेरी पॉइंट्स आपको संक्षिप्त में भी और बता दिए अगेन, तो आपको नहीं भूलना, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद करना है, अकबर के दरबार के नवरत्न, नवरत्न का मतलब होता है जो मेन व्यक्ति थे, मतलब उनको रत्नों की संज्ञा दी गई थी। जैसे कि मुल्ला दो प्याजा इनका नाम है, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना टोडरमल, हकीम खां फैजी, अबुल फजल बीरबल और तानसेन, ये सारे के सारे अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन यहां से ये भी पुट हो सकता है कि अबुल जो फजल है वो किसके दरबार में रहते थे? तो आपको पता होना चाहिए अकबर के दरबार में। जैसे कि तानसेन किसके दरबार के कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए अकबर के दरबार के। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है अब्दुल रहीम खान खाना किसके दरबार के कवि थे? तो वो तो होगा दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जहांगीर का शासनकाल। जब जहांगीर का शासनकाल की जब बात की जाती है तो जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था जहांगीर का जन्म। इनके बचपन का नाम था सलीम और इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मुगल कालीन शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा। एक थे बाबर और एक थे जहांगीर, ठीक है। बाबर ने लिखी थी बाबरनामा और जहांगीर ने लिखी थी अपनी तुजुक ए जहांगीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जाना जाता है जहांगीर को। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। और खुसरो की सहायता देने के कारण ही जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो इन्होंने फांसी दे दी थी गुरु अर्जुन देव को, क्यों? खुसरो की सहायता देने के कारण। इसी प्रकार दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है काफी ऊपर, पीक पॉइंट पर थी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार प्रमुख चित्रकार रहते थे जहांगीर के शासनकाल में जिनका नाम था अबुल हसन, आगा रजा, उस्ताद मंसूर। ये उस्ताद मंसूर का नाम आपको हाईलाइट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो उस्ताद मंसूर है काफी प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल के, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको यह भी पता होना चाहिए और जो कुछ यूरोपीय यात्री आए थे, सर्वप्रथम जो यूरोपीय यात्री आए थे वो जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। जैसे कि कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिश और एडवर्ड टेरी, ये सारे के सारे यूरोपीय यात्री थे। ये जहांगीर के काल में ही सर्वप्रथम आए थे मुगल काल के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी वेरी पॉइंट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं। इसी प्रकार शाहजहां का शासनकाल प्रारंभ होता है। शाहजहां का शासनकाल की जब बात की जाती है तो 1627 से लेके 1658 ईस्वी के मध्य में शाहजहां का शासनकाल माना जाता है। इसका जन्म दोस्तों 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। गद्दी पर बैठा 1627 में
और इसके बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम किसके बचपन का नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इसी प्रकार दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था आपका शाहजहां ने ही। ठीक है, और मुमताज की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। जैसे कि आपको पता है आगरा में ताजमहल का निर्माण हो रखा है। ठीक है, वो काफी 400 साल पुराना है, जो कि आज भी टनाटन बना हुआ है। ठीक है, तो किसकी याद में बनवाया था? इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मुमताज की याद में। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ तथ्य और बता देता हूं ताजमहल से। जब ये ताजमहल का निर्माण हुआ तो इतनी सुंदर कला थी कि ऐसा महल कभी भी कोई और ना बना सके, और जिन मजदूरों ने इस महल को बनाया उन मजदूरों के सभी के हाथ कटवा दिए। क्यों? ताकि ऐसा महल दूसरा कभी ना बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का युग भी कहा गया, और शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें थीं, जैसे दिल्ली का लाल किला जो कि स्थित है आपका दिल्ली में, पता है वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। दीवाने आम दीवाने खास, और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है, और आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो शाहजहां के द्वारा ही बनवाई गई है, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का युग भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ, गद्दी पर 1627 में बैठा, इसके बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, और मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के शासनकाल में ही, और मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण बनवाया था, और शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी है। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, और प्रमुख चित्रकार की जब बात करता हूं तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ये शाहजहां के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे, लेकिन उस्ताद मंसूर थे जहांगीर के शासनकाल के। ठीक है फ्रेंड्स, और राजधानी थी दिल्ली को बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, और गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी शाहजहां ने? तो उनका नाम था लाल खां। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने किस व्यक्ति को दी थी? तो उनका नाम था लाल खां, और मृत्यु हो गई थी 1666 में। ठीक है फ्रेंड्स, और शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? तो उनका नाम था दारा शिको। वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था दारा शिको। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के बारे में कुछ तथ्य को शेयर करेंगे, जैसे कि जन्म हुआ था इनका 3 नवंबर 1618 को। ठीक है, और गुजरात के देहात नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ, और जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो औरंगजेब को। ठीक है, और न्याय की जंजीर और उसको किसको जाना जाता है? जहांगीर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को, और न्याय की जंजीर बोला जाता है जहांगीर को। तो इनको कुछ उपनाम दिए गए थे, निकनेम जिसे बोलते हैं। तो निकनेम से भी क्वेश्चंस पुट होते हैं कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो उनका नाम है औरंगजेब। वेरी इंपॉर्टेंट है। और गद्दी पर कब बैठा? 1658 को, और झरोका दर्शन एवं नोराज पर प्रतिबंध लगाया। क्या बोला मैंने? इसमें झरोका दर्शन एवं नोराज पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने, और जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जहां अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था वहीं 1564 में, और आगे जाकर औरंगजेब ने उस जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? झरोका दर्शन व नोराज पर प्रतिबंध लगा दिया और जजिया कर को पुनः लागू किया औरंगजेब ने। ठीक है, और मैं आपको औरंगजेब के बारे में एक रिलेटेड तथ्य बताता हूं कि सबसे ज्यादा हिंदुओं को जॉब देने वाला जो शासक था वो था आपका औरंगजेब। ये हिंदू धर्म को ज्यादा मानता था। ठीक है, और बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था 1679 ईस्वी में। थोड़ा इमरजेंसी कॉल था, तो बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था 1669 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, और मृत्यु उसकी कब हो गई थी? 1707 में, जहां गुरु अर्जुन देव को मरवाया था। उसके बाद आता है आपके बहादुर शाह प्रथम। जब बहादुर शाह प्रथम की बात की जाती है तो इनका जो शासनकाल है वो 1707 से लेके 1712 के मध्य में रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहादुर शाह प्रथम ने जजिया की वसूली बंद करवा दी, और खफी खान ने इसे शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला? खफी खान ने शाह बेखबर कह दिया। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर की वसूली को बंद करवा दिया था, जहां पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, पहले बंद किसने किया था? औरंगजेब ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था 1564 में, लेकिन इसे पुनः लागू किया औरंगजेब ने, और बाद में बहादुर शाह प्रथम ने दोबारा जजिया कर को बंद कर दिया और इन्हें शाही बेखबर की उपाधि दी थी खफी खान ने। और इनकी जब मृत्यु की बात की जाती है तो 17 फरवरी 1712 में इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह प्रथम की। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि मुगल वंश का अंतिम
सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुगल वंश का अंतिम जो सम्राट था वो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको मुगल वंश को वेरी वेरी डीप नॉलेज के साथ, संक्षिप्त पॉइंट के साथ उसको माध्यम से किया है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम हमारा मुगल वंश समाप्त हो गया है, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा मुगल कालीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पुस्तक को हाईलाइट कर रखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार पुस्तकें और लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल कालीन के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें गई है। जैसे कि हुमायूं नामा की जब बात की जाती है तो वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा को। और आईने अकबरी पुस्तक को लिखा था अबुल फजल ने। और अबुल फजल किसके दरबार के कवि थे? मैंने आपको ये भी बताया था, ये थे अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल। इन्होंने पुस्तक को लिखा था आईने अकबरी। इसी प्रकार बादशाह नामा, ये बादशाह नामा पुस्तक को लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और मासीरे आलमगिरी, इस पुस्तक को लिखा था मुस्ताद खान ने। और एकात ए आलमगिरी पुस्तक को लिखा था औरंगजेब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका तबकात ए नासिरी, ये तो एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा आपको। तबकात ए नासिरी जो पुस्तक थी उसको लिखा था मिनहाज उल सिराज। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तबकात ए नासिरी पुस्तक को लिखा था मिनहाज उल सिराज ने। और मुंतखिब उल तारिक, इसको लिखा था बदायूनी ने। ठीक है, मुंतखिब उल तवारिक को लिखा था बदायूनी ने। तारिक फरिश्ता को लिखा फरिश्ता ने। और पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? तो शेर शाह के समकालीन थे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, इनकी एक रचना है पद्मावत। ठीक है, और अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल ने। और जो अबुल फजल थे जो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में ही रहते थे अबुल फजल। और इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था अकबरनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम बात करेंगे कुछ सिख गुरु एवं उनके संबंध तथ्य, जहां से यहां से भी आपके एग्जाम क्वेश्चंस में पुट किए जाते हैं। जैसे कि गुरु नानक ने क्या किया, गुरु अंगद ने क्या किया, गुरु अमरदास ने क्या किया, कौन से नंबर के थे, और गुरु रामदास ने क्या किया, कौन से नंबर के थे। तो इनसे रिलेटेड कुछ कुछ तथ्य हैं जो हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि जब गुरु नानक की बात की जाती है तो गुरु नानक ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, तो गुरु नानक ने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की। और गुरु अंगद ने क्या किया? गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं गुरु अंगद को। क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि किस गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक कहा गया? तो वो है आपके गुरु अंगद। और गुरु अमरदास ने क्या किया? 22 गद्यों की स्थापना की थी गुरु अमरदास। ये तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के थे आपके गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी गुरु अमरदास ने। ठीक है, गुरु रामदास ने। इसी प्रकार दोस्तों आपका नेक्स्ट है 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव, जिनको फांसी दे दी थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, जैसे कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थापित है। इसी प्रकार गुरु हरगोविंद ने क्या किया था? अकाल तख्त की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, और गुरु हरकिशन ने क्या किया था दोस्तों? दारा सिखों की सहायता की थी गुरु हरराय ने। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है गुरु हरकिशन, इन्होंने किया था कम आयु में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है आपका गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या की थी औरंगजेब ने फांसी देकर। और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम थे, जिनका इन्होंने किया था खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दोबारा बता देता हूं, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। और गुरु अमरदास तीसरे नंबर के थे, इन्होंने 22 गद्यों की स्थापना की। गुरु रामदास चौथे नंबर के थे, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। और गुरु रामदास ने दोस्तों अमृतसर की स्थापना की थी। और आपका गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। और गुरु हरगोविंद इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और गुरु हरराय की जब बात की जाती है 7वें नंबर के थे, इन्होंने दारो सिखों की सहायता की थी। और गुरु हरिकिशन इन्होंने क्या कहा था? इनका कम आयु में निधन हो गया था। और गुरु तेग बहादुर इनको औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। और गुरु गोविंद सिंह इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपके समक्ष लिख रखा है, नादिर शाह का आक्रमण, इसको भी आपको पढ़ना आवश्यक है। जैसे कि 1739 में दिल्ली पर ये आया था और ईरान का सम्राट था नादिर शाह। ठीक है, इसने क्या किया था? कोहिनूर का हीरा लूटा और मोहम्मद शाह के समय में ये आया था। और लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का तख्ते हाउस, जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन, इसको बनवाया था
किसने? शाहजहां ने इसको लूट कर ले गया था नादिर शाह, ये ईरान का सम्राट था। कोहिनूर हीरो को लूटा और तख्ते हाउस जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन, जिसको शाहजहां ने बनवाया था और 70 करोड़ की धनराशि का था ये तख्ते हाउस, इसको सभी को लूट कर ले गया था। कब? 1739 में दिल्ली में आकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये कौन था? नादिर शाह, ईरान का सम्राट। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मराठों का उत्कर्ष। किस प्रकार से मराठा जो थे उनका उद्गम हुआ, मराठों का जानना भी आपको अति अनिवार्य है। जब मराठों की बात होती है तो मराठों के जो संस्थापक थे उनका नाम था शिवाजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार इनके पिता का नाम, माता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, और इनके गुरु थे कोंडदेव। लेकिन एक इनके अन्य गुरु थे जिनका उन पर काफी प्रभाव पड़ा, उनका नाम था गुरु रामदास। ठीक है, वैसे सत्य जो गुरु माने जाते हैं वो है कोंडदेव, लेकिन अत्यधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था रामदास का। ठीक है, राजधानी थी इनकी रायगढ़। ठीक है, और संधि हुई थी एक 1665 में, पुरंदर की संधि। ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी पुरंदर की संधि। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और पुरंदर की संधि तो आपको डेफिनेटली याद करनी है, ये 1665 में हुई थी जयसिंह, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? पानीपत का तृतीय युद्ध, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये किसके मध्य में हुआ था? तो ये मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इसमें विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने? शिवाजी के रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी ने। ठीक है, और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को ग्रहण किया था और मृत्यु 1680 में हो गई थी शिवाजी की। कुछ मैं दोबारा आपको रिकैप करा देता हूँ। मराठों को उत्कर्ष की जब बात की जाती है तो मराठों के जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी। जन्म इनका हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। इनकी पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई और गुरु का नाम था कोंडदेव। लेकिन अत्यधिक जो प्रभाव था वो रामदास गुरु का पड़ा था इनके ऊपर। और राजधानी थी इनकी रायगढ़। और एक संधि हुई थी, मैंने आपको बताया था 1665 में, पुरंदर की संधि। यह हुई थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। कब? 1761 में। ठीक है, और विजय मिली थी अहमद शाह अब्दाली को, मराठ हार गए थे। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो गंगा भट्ट से ने किया था। काशी के विद्वान थे, कहाँ पर? रायगढ़ में। ठीक है, और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को ग्रहण किया। और मृत्यु कब हुई थी शिवाजी की? 1680 में। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा चरण था, पहले मैंने क्या बताया कि मध्यकालीन जब हमने भारत को प्रारंभ किया था तो इसके अंतर्गत हमने दिल्ली सल्तनत को कवर किया। दिल्ली सल्तनत से पहले जो भी घटनाएं थी, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम आक्रमण, उसके बाद आपका महमूद गजनवी आया, उसके बाद आपका है मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया था मुगल काल। मुगल काल वंश को प्रारंभ होने से पूर्व मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से उत्तरवर्ती राजवंश आए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़े। मराठों का उत्कर्ष की मैंने आपके समक्ष बताया और कुछ पुस्तकें मुगल काल में जो भी लिखी गई वो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। अब हमारा जो तीसरा जो भाग है वो है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किस किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि भारत में कंपनियों का आगमन, जैसे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, सर्वप्रथम भारत में ये आए थे पुर्तगाल। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में आए थे। आपको यह भी पता होगा कि कालीकट में पहुंचा था आपका वास्को डिगामा भारत में। ठीक है, तो पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा। इसी प्रकार नेक्स्ट आए आपके अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर आए आपके डच 1602 ईस्वी में, फिर आए डेनिश 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, उसके बाद आए आपके स्वीडिश 1731 में। डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको हम नीचे, किस किस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स के अंतर्गत। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां थी उनका आगमन की जब बात की जाती है
तो इसको हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो पहले तो हमें पढ़ेंगे यूरोपियनों का भारत में आगमन, और दूसरे भाग में पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण, किस किस कौन कौन से बैटल्स हुए थे, ठीक है, उन सभी को आसानी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियनों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ। दोस्तों इसको पढ़ने के लिए हम उसको थोड़ा तथ्यों में जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यूरोपियनों का भारत में आगमन कैसे कैसे आए थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि पहले आए पुर्तगाल, फिर आए आपके डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आए थे आपके फ्रांसीसी, ठीक है। तो 5 ये क्रम है, आपको याद रखने हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी, ठीक है। 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा था वो था पुर्तगाली। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था एक कालीकट, वहां पहुंचा और कालीकट में जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये कौन था, ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, तथा 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बना, ठीक है। और 1505 में ये आया था अल्मोड़ा, और ये 1509 में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया, ठीक है। और भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने ही खोज थी, कब, 1498 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, किससे, यूसुफ आदिल शाह से, 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। तो गोवा को किसने जीता था, तो अल्बुकर्क ने जीता था, ये कौन था, पुर्तगाली था, इसी ने ही गोवा को जीता था, और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आज़ादी के बाद भी जो गोवा था वो पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन गोवा को आज़ादी कब मिली, तो 1961 में जाकर गोवा को आज़ादी मिली, और पुर्तगालियों ने गोवा के साथ दमन दीव को भी जीत लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेन पॉइंट्स थे। इसी प्रकार भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत थी वो पुर्तगालियों ने ही की थी, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर लगाई थी, कोचिन में खोली थी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं पुर्तगाल से संबंधित। क्या क्या बताया मैंने आपको कि भारत में जब यूरोपीय व्यापारी कंपनी की बात की जाती है तो पहले आया आपके पुर्तगाल, फिर आया आपके डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फिर अंत में आए फ्रांसीसी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा, और कालीकट में जमोरिन ने इसका स्वागत किया, ठीक है। और 505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया तथा, लेकिन 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया, ठीक है। जब अल्बुकर्क को वायसराय बन गया था तब भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने कर दी, वास्को डी गामा ने, और अल्बुकर्क ने जब इसको वायसराय बना दिया गया तब इसने गोवा को जीत लिया। जब गोवा को जीत लिया 1510 में, किससे, बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, और आजादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का राज था, और गोवा को आजादी कब मिली, 1961 में। भारत आजाद हो चुका था 1950 में, लेकिन गोवा फिर भी आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा के साथ दमन द्वीप को भी जीत लिया था, और भारत में जो भी जहाज निर्माण की प्रक्रियाएं थी, तंबाकू की खेतियां थी, प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत थी वो पुर्तगालियों ने ही की थी, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहां खोली थी, कोचिन में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम बात करेंगे डच। डच कैसे आए, जब मैंने बताया पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, तो उसका नाम था कार्नेलियंस हाउटमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था कार्नेलियंस हाउटमैन, और पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां खोली थी इन्होंने, मसूलीपट्टनम में, और दूसरी कहां खोली थी, तो पुलिकट में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, मिस कंफ्यूज नहीं होना आपको, कि पहली व्यापारिक डचों ने खोली थी मसूलीपट्टनम में और दूसरी खोली थी पुलिकट में। और डच कहां पहुंचे थे, तो सुमात्रा पहुंचे थे, ये कब, 1596 ईस्वी में। इसी प्रकार दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हो गई थी, और डच और अंग्रेजों के बीच एक वेतरा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों का अंतिम रूप से पतन कर दिया था, और यह वेतरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के मध्य में 1760 में, और 1759 दोनों में मतभेद माना जाता है। जो मेरी राय है वो 1760 ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1760 के नाम से ही आया था कि 1760 में आपका हुआ था वेतरा का युद्ध। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं
क्यों? क्योंकि डच के बाद आए अंग्रेज। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि कहीं ना कहीं डच का शासनकाल बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो असंतोष हुए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इस कंपनी को हटाना पड़ेगा ताकि हमारी कंपनियों का संचालन सही रूप से चल सके। तो इसीलिए अंग्रेजों ने डचों के साथ एक युद्ध किया था जिसका नाम धरा गया था वेदरा का युद्ध। कब? 1760 में। और डच का अंतिम रूप से पतन कर दिया था अंग्रेजों ने 1760 में वेदरा के युद्ध से। तो मैं आपको डच के बारे में दोबारा बता देता हूं कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, तो वो था कार्नेलियंस हाउटमैन। पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित इन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन ये पुट होता है कि जो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां लगाई, तो मसूलीपट्टनम में, और दूसरी कहां लगाई, तो पुलिकट में। और डच कहां पहुंचे थे, तो सुमात्रा पहुंचे थे 1596 में। जैसे जो पुर्तगाल में थे, पुर्तगाल वाले कहां पहुंचे थे, कलिकट 1498 में, ठीक है। इसी प्रकार डच पहुंचे थे सुमात्रा 1596 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में। और डचों और अंग्रेजों के बीच मैंने आपको युद्ध बताया जो कि था वेदरा का युद्ध, जिसमें डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था और अंग्रेजों का शासनकाल प्रारंभ हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, अंग्रेजों की जब बात की जाती है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो था आपका विलियम हॉकिंस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये कौन था, ये जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम आया था विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। ठीक है, ये एडवर्ड टेरी, सारे के सारे यूरोपीय यात्री थे जो कि अंग्रेज थे। ये भारत में आए, ठीक है, और किसके शासनकाल में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में। कि विलियम हॉकिंस कौन था, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, ये मेन पॉइंट मैंने आपके समक्ष रख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में प्रथम अपनी फैक्ट्री कहां खोली गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा पूर्व में सर्वप्रथम जो कोठी लगाई थी वो था आपका मसूलीपट्टनम। और अंग्रेजों द्वारा पश्चिम में प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां लगाई, तो सूरत में। दोनों में आपको मिसकंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको क्या बताया कि अंग्रेजों द्वारा पूर्व में जो प्रथम अपनी कोठी लगाई वो लगाई थी मसूलीपट्टनम, जब पश्चिम की बात की जाएगी तो लगाई थी सूरत में। ठीक है, उसी प्रकार ईस्ट इंडिया का पहला जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था टॉमस स्मिथ। इसी प्रकार दोस्तों अंग्रेजों का मैंने शासनकाल आपको बता दिया है। इसी प्रकार आपके आए फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी की बात की जाती है तो भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन था, तो उसका नाम था डुप्ले। और फ्रांसीसी ने अपना व्यापारिक कोठी कहां लगाई, तो सूरत में लगाई थी फ्रांसीसी ने अपनी व्यापारिक कोठी। ठीक है, और पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था, तो फ्रांसीसियों ने ही किया था पांडिचेरी पर कब्जा। ठीक है, तो अंग्रेज भी पढ़ा हमने, पहले हमने पढ़ा पुर्तगाल, उसके बाद पढ़ा हमने डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद हमने पढ़ा फ्रांसीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी, भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन था, तो वो था आपका डुप्ले। और फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां लगाई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया, सूरत में। और पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था, तो फ्रांसीसी ने ही किया था। लेकिन अंग्रेज वाला मेन है क्योंकि भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था आपका विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था 1608 में। और पहली इन्होंने पूर्व अपनी फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में और पश्चिम में लगाई थी सूरत में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार अब हम आ जाते हैं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा संयम रखें और उसको ध्यान से सुने, केयरफुल्ली होकर। मैं आपको बताता हूं कि 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो ये कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था, अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य में हुआ प्लासी का युद्ध। इसमें जो विजय हुई वो ही आपकी अंग्रेजों की। अब मैं बताता हूं कि ये जो 1757 का प्लासी का युद्ध है वो हुआ क्यों था। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की त्रासदी हुई जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ कि 146 अंग्रेज व्यक्तियों को, ये नवाब का जो बंगाल है सिराजुद्दौला, इसने व्यक्तियों को 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया एक कोठरी में। जब एक कोठरी में बंद कर दिया, जब उस कोठरी को अगले दिन सुबह खोला गया तो उसमें से 123 व्यक्ति मर गए और 23 व्यक्ति मिले जिंदा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज असंतोष हुए, उनको दुख हुआ कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने हमारे व्यक्तियों को मारा है तो अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तभी अंग्रेजों ने ठान लिया था कि अब हमें बंगाल से इसको हटाना है और बंगाल पर हम करेंगे अब कब्जा। तभी अगले वर्ष 23 जून 1757 को हो गया आपका
प्लासी का युद्ध, ठीक है। और ये प्लासी का जब युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसको हरा दिया गया था। मैं हार का कारण आपको बता देता हूं। हार का कारण क्या था? ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कि इसको हराना नामुमकिन था। तो हुआ क्या, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं, केवल आप वही समझे। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर इसका सेनापति था, तो इसकी सेटिंग हो गई थी अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था इसका सेनापति मीर जाफर। सारी की सारी जो पोल पट्टी थी उसने अंग्रेजों के साथ शेयर कर दी, और जितनी भी रणनीतियां, जो भी नीतियां इस व्यक्ति ने बनाई थी सिराजुद्दौला ने, वो सारी की सारी अंग्रेजों को पता लग गई, और जिस कारण इसको मुंह की खानी पड़ी, मतलब इसको पराजय का सामना करना पड़ा सिराजुद्दौला को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला हार गया तब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन मैं आपको एक रोचक तथ्य और बताता हूं, जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, कौन था ये? सिराजुद्दौला का सेनापति। जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तब 1760 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे भी हटा दिया। अब जो इसका दामाद था मीर जाफर का, मीर कासिम, इसको बना दिया बंगाल का नवाब। और जब इसको बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को, कौन? ये था मीर जाफर का दामाद। जब इसको बना दिया तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर बक्सर का युद्ध का कारण बन गया, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स में समझाया 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। यह युद्ध हुआ था आपका भागीरथी नदी के किनारे पर, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आपका 1761 में प्लासी का तृतीय युद्ध मैंने आपको बता दिया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। इसी प्रकार दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम ने। कि मीर कासिम नाम क्यों आया यहाँ पर? मीर कासिम जो नाम यहाँ पर आया, मैंने आपको क्या बताया कि 1760 में रॉबर्ट जो क्लाइव थे उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया। मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसे अब बना दिया था बंगाल का नवाब। तब से ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, ठीक है। अब अवध का नवाब बन गया था सिराजुद्दौला, और मुगलों की ओर से लड़ा था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और इसमें अभी जो विजय हुई वो मिली अंग्रेजों को, ठीक है। तो दोनों युद्धों में अंग्रेज को विजय मिली, और कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा कितने इंपॉर्टेंट युद्ध थे। अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम ने। और अवध का नवाब, क्योंकि बंगाल का नवाब तो अब बंगाल छिन गया था सिराजुद्दौला से, अब उसको अवध क्षेत्र मिल गया था सिराजुद्दौला को। और मुगलों की ओर से लड़े थे आपके शाह आलम द्वितीय, लेकिन यहाँ से भी ये हार गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों युद्धों में विजय जो मिली वो मिली थी आपके अंग्रेजों को, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध थे, मैंने आपको काफी डिटेल से बताया है। और आपको ये याद करना है कि जो बक्सर का युद्ध है ये गंगा नदी के किनारे पर हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो सिराजुद्दौला ने। विजय किसकी हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव की, और हार हुई सिराजुद्दौला की, ठीक है। तो हार का कारण भी मैंने आपको बताया था। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें 146 अंग्रेज व्यक्तियों को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था, जिसमें से 123 मर गए थे, 23 मिले थे जिंदा। इसी प्रकार मैंने आपको बक्सर का युद्ध बताया, यहां से अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और यहां से दोस्तों मीर कासिम ने, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने, और मुगल की ओर से शाह आलम द्वितीय। तो विजय किसको मिली? अंग्रेजों को। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो सेशन था वो यहां पर होता समाप्त। तो इस सेशंस को हमने बड़ी ही मेहनत तरीके से वेरी डीप पॉइंट्स के साथ इस सेशन को बनाया था, और ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब हम जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके अंतर्गत हम करने वाले हैं आपका आधुनिक भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। तो इसको मैंने काफी हाईलाइट तरीके से आपके लिए बनाया है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उसे हर प्रकार की नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियोस बेहद फायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल बेसिक से बनाया गया है इस वीडियो को, ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके द्वारा क्रैक किया जा सके। तो दोस्तों इस सेशन को करने में काफी मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो इस वीडियो का लेंथ है वो काफी थोड़ा लंबा मेरे ख्याल से बन गया है, तो आप इसको 2 से 3 बार में भी देख सकते हैं। वेरी वेरी डीप नॉलेज के साथ और मेन पॉइंट्स के साथ और संक्षिप्त पॉइंट्सों के साथ इसको कवर किया है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों यही हमारा उद्देश्य था कि कम समय में अच्छा ज्ञान को बटोरा जाए, तो इसलिए मैंने आपके लिए इस सीरीज को प्रारंभ किया था बाय नोट्स। मेरे हैंड के द्वारा इसको बनाया गया है।
ताकि आपके लिए ये उपयुक्त नोट साबित हो सकें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें इसको पीडीएफ चाहिए। तो वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो टेलीग्राम हमारे चैनल का नाम है स्टेनो सक्सेस मंत्रा, आप वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको वहां पर सभी प्रकार की वीडियोस और सभी प्रकार की जो पीडीएफ है आपको मिल सकेंगे। लुसेंट टॉप 1000 क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, करंट अफेयर जैन से जुलाई और बना रखे हैं, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी प्रकार की सुविधाएं आपको वहां मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आधुनिक भारत के साथ।